फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में हम दोस्तों पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पशु परिचर भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं वही इन वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर हम राजस्थान जीके के साथ साथ करंट अफेयर और उसके साथ साथ साइंस और उसके साथ साथ पार्ट बी से संबंधित पशु वाले भाग से आपके जो भी सवाल इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल देखिए, आमेर कछुआ वंश की कौन सी राजधानी थी? तो आमेर कछुआ वंश की कौन सी राजधानी थी तो ये आपको बताना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आमेर कछुआ वंश की कौन सी राजधानी थी तो ये आपकी तीसरी राजधानी थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कछुआ वंश की पहली राजधानी आपकी कौन सी थी? तो पहली राजधानी आपकी दौसा थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। और दौसा को राजधानी किसने बनाया था? दुल्हे राय के द्वारा दौसा को राजधानी बनाया गया था 1137 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1207-8 के आसपास आमेर को राजधानी किसने बनाया था? तो काकिल देव ने बनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। काकिल देव के द्वारा आमेर को राजधानी बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए आमेर को राजधानी किसने बनाया था तो काकिल देव ने बनाया था। और दुल्हे राय ने दौसा को राजधानी बनाया था 1137 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कछुआ शासकों की पहली राजधानी आपकी दौसा हो जाएगी, दूसरी आपकी जमवा रामगढ़ हो जाएगी, तीसरी आपकी आमेर हो जाएगी और चौथी व अंतिम राजधानी आपकी जयपुर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो ताम्रवती नगरी के नाम से आहट सभ्यता को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और आहट सभ्यता जो है दोस्तों इसे आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसे आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और धूलकोट के नाम से भी किसे जाना जाता है? ये भी आपकी आहट सभ्यता को जाना जाता है। आगे देखिए, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अलवर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अलवर के सिक्के अक्केशाही, रावशाही और तांबे के रावशाही टक्का, अंग्रेजी पाव आना सिक्का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो रावशाही सिक्के आपके कहाँ के प्रचलित है? अलवर के प्रचलित है। और झाड़शाही सिक्के अगर आपसे पूछा जाए तो झाड़शाही सिक्के आपके जयपुर के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चंद्रशेखर, राजशेखर, जयसिंह सूरी, नयन चंद्र सूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नयन चंद्र सूरी के द्वारा सबसे पहले राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कुंभलगढ़ में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु गोगुंदा में हुई थी और यहीं पर ही इनका स्मारक बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 में किसे राजधानी बनाया गया था? चावंड को राजधानी बनाया गया था, जो कि 1613 तक राजधानी रही थी मेवाड़ की। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। तो आपसे सन पूछा जाए तो 1537 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक मैदान तराइन कहाँ स्थित है? जहां पृथ्वीराज चौहान व मुहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मुहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका करनाल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। करनाल हरियाणा में आपका तराइन स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। हरियाणा राज्य के करनाल के समीप तराइन का मैदान स्थित है। इस मैदान में 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध लड़े गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और 1192 में आपकी किसकी विजय हुई थी? मुहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है दोस्तों आपके, ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बने थे। और इनकी संरक्षिका कौन थी? इनकी माता कर्पूरवी देवी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए महोबा का युद्ध कब हुआ था? तो महोबा का युद्ध या फिर तुमुल का युद्ध, तो ये आपका कब हुआ था? 1182 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमादिदेव के मध्य आपका महोबा और तुमुल का युद्ध हुआ था 1182 में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों जो परमादिदेव थे उसके 2 सेनापति आला और उदल यहाँ पर मारे गए थे। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो महोबा का युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने
प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो वो किसे नियुक्त किया था? पंजुन राय को नियुक्त किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसे नियुक्त किया था? पंजुन राय को, जो कि आपका कछवा शासक था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 ईस्वी में कहाँ हुई? तो राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 ईस्वी में कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ये जमरूद में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। जमरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। अगला सवाल देखिए, लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया? तो लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस प्रथा का अंत किया था? तो 1844 में दोस्तों समाधि प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? लुडलो के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, राज्य के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो राज्य के प्रथम एजीजी आपके कौन हो जाएंगे? तो ये मिस्टर लोकेट हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्रथम एजीजी कौन था राजस्थान का, तो ये आपका मिस्टर लोकेट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे दोस्तों, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे हैं, पूरे 150 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की थी, और ये कब की थी? 1938 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे? तो 2 क्षेत्रों का विलय 1956 में हुआ था राजस्थान के एकीकरण में। वो कौन कौन थे आपके? आबू देलवाड़ा और अजमेर था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी समिति की सिफारिश पर विलय किया गया था, तो फजल अली समिति की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा और अजमेर को मिलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे आयोग पूछा जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा और अजमेर को मिलाया गया था। अगला सवाल देखिए, त्यागभूमि समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो त्यागभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध अलवर किसान आंदोलन से हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट है। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह, ये अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की? तो वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, जिनको भूप सिंह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है? तो उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता था? तो एक कुंवर पृथ्वीराज को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की पत्नी थी तारा, तो तारा के नाम पर इन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया था दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, 12 खंभों की छतरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस शहर के किले में जेबान तोप को रखा गया है? तो किस शहर के किले में जेबान तोप को रखा गया है? जेबान तोप को जयगढ़ दुर्ग में रखा गया है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग के अंदर जेबान तोप को रखा गया है, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, जयगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है पशु परिचर के एग्जाम में पूछा जाए, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया? तो तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बनवीर के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुलजा भवानी मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, और इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, माउंट आबू में निर्मित विमल साई मंदिर किसे समर्पित है? तो विमल साई मंदिर किसे समर्पित है? तो ये आपका आदिनाथ जी को समर्पित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1031 ईस्वी में विमल शाह ने आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है? तो बूंदी दुर्ग के बारे में किसने कहा है दोस्तों? इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये रुडियार किपलिंग के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रख्यात ब्रिटिश साहित्यकार रुडियार किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा था कि बूंदी के दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इनकी बुक का नाम है जंगल बुक।
आगे देखिए, सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड स्थित है। तो सावन भादो झील और मंदाकिनी कुंड आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सावन भादो झील और मंदाकिनी कुंड कहाँ पर हो जाएंगे? अचलगढ़ सिरोही में हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, देश की एकमात्र मुफ्ती की मजार स्थित है। तो मुफ्ती की मजार आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कोटा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देश की एकमात्र मुफ्ती की मजार कहाँ पर हो जाएगी? आपकी कोटा में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शैली का नायिका चित्रण विप्रलब्धा कहलाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विप्रलब्धा जो है ये नायिका का चित्रण किस शैली में कहलाता है? तो ये मेवाड़ में कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नए नए सवाल है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोएट्री के लिए आपका सवाई माधोपुर और कोटा प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा और सवाई माधोपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो एकलिंग महात्म्य जो है ये कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास द्वारा लिखित इस ग्रंथ से मेवाड़ शासकों की वंशावलियों का ज्ञान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? तो संत धन्ना जी किसके शिष्य थे दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये संत रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो धुवन गाँव टोक में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धुवन गाँव टोक में इनका जन्म हुआ था 1415 ईस्वी में। और जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। रामानंद जी के ये प्रिय शिष्य थे, इन्होंने इन्हीं से ही दीक्षा ग्रहण की थी। अगला सवाल देखिए, गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? तो गमेती किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? मीणा, गरासिया, सहर या भील? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो गमेती जो होते हैं ये भील जनजाति के मुखिया होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और सहरिया के मुखिया कौन होते हैं? कोतवाल। सहरियों के जो मुखिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोतवाल। मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। और गरासियों का जो मुखिया होता है उसे पटेल या फिर सलोत कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है कहलाता है? तो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है ये आपका क्या कहलाता है? तो सटका यहाँ पर होगा नहीं, लटका यहाँ पर होगा नहीं। अब पटका और फटका बचाए दोस्तों, दोनों में से क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पटका होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार को रखते हैं यह आपकी पटका कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा दिन शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो शादियों के लिए आपका उत्तम आका तीज माना जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यह वैशाख महीने में आती है, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी आका तीज आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन 7 धन की पूजा की जाती है। अगला सवाल देखिए, फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो फुलडोल उत्सव आपका किनके द्वारा मनाया जाता है? तो ये राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शाहपुरा में राम स्नेही के लोगों का तीर्थस्थल है। यहाँ होली के दूसरे दिन, तो होली के दूसरे दिन फुलडोल मेला मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। अगला सवाल देखिए, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके दोस्तों लच्छी राम जी हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और नानू राम और दुलिया राणा ये आपके कौन से ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे दोस्तों? किसके प्रवर्तक हो जाएंगे? ये आपके शेखावटी ख्याल के, ये आपको ध्यान रखना है, शेखावटी ख्याल के, जिसे चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? उगमराज हो जाएंगे। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार आपके उगमराज हो जाएंगे और प्रवर्तक आपके लच्छी राम हो जाएंगे। ठीक है, और कुचामनी ख्याल का जो प्रदर्शन है वो खुले मंच पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राव रिडियल और मीरा मंगल इसकी प्रमुख कहानियाँ हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो गरासियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका वालर नृत्य हो जाएगा। सिरोही और आबू के इर्द गिर्द गरासिया जाति द्वारा बगैर किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य आपका वालर नृत्य है। संक्रिया आपका कालबेलियों के द्वारा किया जाता है और गेर आपका भीलों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध है, तो लांगुरिया गीतों का संबंध केला देवी से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यह मंदिर करौली में कालीसील नदी के किनारे स्थित है, तो केला देवी का मंदिर आपका कालीसील नदी के किनारे करौली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मलिर प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मैंने आपको बताया, ये क्लास 10th की बुक में भी दिया गया है। मलिर प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था RBC लिख देना और C को हटा देना। तो R और B आपको याद रखना है, यानी कि रेड और ब्लू।
तो यहाँ पर रेड और ब्लू हो जाएगा आपका, नीला और लाल। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, ये आपके प्रतिहार कालीन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। आगे देखिए, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता एकता का प्रतीक रूणेचा का मेला किस जिले में भरता है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, ये आपका जैसलमेर में भरता है। रामदेव जी का मेला कहाँ पर भरता है? जैसलमेर में भरता है। और ये कब भरता है? तो ये भाद्रपद माह में भरता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? तो ये कालबेलियों से संबंधित है। इसके अलावा इंडोनी आपको ध्यान रखना है, पनिहारी ध्यान रखना है, बागड़िया जो कि भीख मांगते समय किया जाता है, और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी गुलाबो सफेरा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, गुलाबो सफेरा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2010 में शामिल किया गया था। आगे देखिए, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? अगला सवाल देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो राजस्थान के प्राचीनतम नामों का उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नमदों में केवल 2 ही उत्पादन केंद्र भारत में हैं। तो नमदों के केवल भारत में 2 ही उत्पादन केंद्र है, एक तो आपका कश्मीर में श्रीनगर में है, और दूसरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में टोंक में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में टोंक नमदों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, त्योहारों का आगमन माना जाता है, तो त्योहारों का आगमन किससे माना जाता है? श्रावणी तीज से माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो राजस्थान में श्रावण तीज के साथ ही त्योहारों का आगमन माना जाता है, जो कि गणगौर के साथ आपका समाप्त होता है। अगला सवाल देखिए, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन आपका किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, इसका निर्माण सन प्रति के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूल रूप से इसका निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम से इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा, और इसके शिल्पी आपके मंडन थे। प्राचीन नाम क्या था इसका? तो मत्स्येंद्र दुर्ग इसका नाम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 संभागों को बनाने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा नया संभाग नहीं है? तो ऐसा बेसिक सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा दोस्तों। पाली, सीकर, बांसवाड़ा को संभाग बनाया जा रहा है, डूंगरपुर को नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जयपुर और अजमेर संभाग में आपके कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बांसवाड़ा, पाली, सीकर को संभाग बनाया गया, यानी कि टोटल 10 संभाग आपके अब हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक सा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। भरतपुर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं, और जोधपुर संभाग में भी आपके 6 जिले आते हैं। उदयपुर में 5 आते हैं, बांसवाड़ा में 3 जिले आते हैं, और सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा संभाग में आपके 4 जिले आते हैं। अगला सवाल देखिए, 19 नए जिलों के गठन के लिए राम लुबाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, राम लुबाया कमेटी का गठन आपका कब किया गया था? तो ये 21 मार्च 2022 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 21 मार्च 2022 को किया गया था, क्योंकि RSM SSB के द्वारा पुराने सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों, इनका कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। 2020 के, 2019 के करंट अफेयर के सवाल भी दे देते हैं, ये उठा के उनकी योजनाएं उठा के दे देते हैं। तो आपको सभी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो राम लुबाया कमेटी का गठन 21 मार्च 2022 को हुआ था। घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई थी, और 19 नए जिलों की स्थापना 7 अगस्त 2023 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 6 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के गजट में प्रकाशन के साथ ही कुल जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये 50 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, रेड क्लिफ रेखा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। तो रेड क्लिफ रेखा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय आपका कौन सा हो जाएगा? तो अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो अनूपगढ़ हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है आपसे सवाल पुराने जीके के हिसाब से पूछा जाएगा, तो आपने जो याद कर रखा है उसको आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम या ज़्यादा है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उससे कितनी कम है? तो ये 43 किलोमीटर कम है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 43 किलोमीटर कम है उत्तर दक्षिण की आपकी पूर्व पश्चिम से 43 किलोमीटर कम है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर दक्षिण की 826 हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला आपका सीमा नहीं बनाता है? तो ये नीम का थाना, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नीम का थाना आपका हरियाणा के साथ सीमा बनाता है दोस्तों।
अगला सवाल देखिए, डी खेरतल तिजारा जिला राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो ऐसा बेसिक सवाल आ सकता है दोस्तों। यह आपके उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित है। राजस्थान भारत में स्थित है, तो राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है? तो भारत के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो राजस्थान आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ग्लोब के अकॉर्डिंग बताइए, तो ग्लोब के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व में आपका राजस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ आपकी श्रीगंगानगर में चलती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर बना हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए बीसलपुर बांध आपका कहाँ पर है? तो बीसलपुर बांध आपका टोंक में हो जाएगा और ये आपका बनास नदी पर बना हुआ है। और माही बजाज सागर बांध आपका कहाँ पर है? तो ये आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से गिरी है, तो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से गिरी हुई आपकी कौन सी झील है? तो ये आपकी पिछोला झील हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र के आसपास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की जो नस्ल होती है उसे भी नाली के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलारी पाई जाती है? तो उड़न गिलारी आपकी किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये आपकी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत आपके 1991 में की गई। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों खेजड़ी दिवस जो मनाया जाता है आपका, वो कब मनाया जाता है? तो खेजड़ी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो ये आपका 1978 से कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो वनों का विस्तार 9.60% पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मर्ग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो मर्ग संरक्षण के लिए आपकी कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो ये आपका विश्नोई समाज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में होती है वो है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक आपकी मध्यम काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बलुई मिट्टी यहाँ पर नहीं होगा, कांप मिट्टी भी नहीं होगा, भूरी मिट्टी भी नहीं होगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा फल मुख्यतः राजस्थान के सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सिरोही जिले के द्वारा उत्पादित किया जाता है अनार, आम, अमरूद, चीकू। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका चीकू। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी चंबल नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है, तो पन्ने की सबसे बड़ी मंडी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये जयपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति आपकी 2019 में घोषित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यह राजस्थान की नवीनतम और तीसरी सौर ऊर्जा नीति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान के अंदर सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला संयंत्र किस जिले में लगाया जाएगा? तो फोर्टिफाइड चावल का जो है दोस्तों पहला संयंत्र आपका बूंदी जिले में लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका बन सकता है। अगला सवाल देखिए, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी स्थित है, तो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपकी सीकर में स्थित है, यानी कि ये आपकी उत्तरी अरावली में स्थित है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, थार का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो थार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये जोधपुर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो ये आपका अलवर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर असुमेलित युग्म कौन सा हो जाएगा आपका? एक तरफ आपकी पहाड़ियाँ दी गई है और एक तरफ जिला दिया गया है। डोरा पर्वत जो है ये आपका जालौर में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बैराज आपका अलवर में हो जाएगा, ये भी सही दिया गया है। नाग पहाड़ आपका अजमेर में हो जाएगा, ये भी सही दिया गया है।
खो व बाबाई जो है ये राजसमंद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। खो जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, और बाबाई आपकी नीम का थाना में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इसराना भाकर, अगर आपसे पूछा जाए इसराना भाकर, इसराना भाकर आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपकी जालौर में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, बिल्कुल सही दिया गया है, स्थान की बात की जा रही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका कोटा करौली साइड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार आपका कहाँ पर हो जाएगा, कोटा करौली सवाई माधोपुर साइड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, बिल्कुल सही दिया गया है। अजमेर राजस्थान का हृदय, ये भी सही दिया गया है। गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, ये भी सही दिया गया है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ को तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है, और यह गढ़ों का सिरमौर भी कहलाता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये 5920 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे रेड क्लिप रेखा की लंबाई पूछी जाए दोस्तों, तो ये आपकी 1070 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर किसने कहा, तो राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर किसने कहा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था, वाल्मीकि के द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मरुकांतर किसके द्वारा कहा गया था, तो ये वाल्मीकि के द्वारा कहा गया था। मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया, तो मत्स्य संघ के अंदर दोस्तों कितनी रियासतों को मिलाया गया था, 4 रियासतों को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और एक ठिकाना था आपका निमराना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था। और यहाँ पर जो आपका राज प्रमुख बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उदयभान सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत जो थे वो यहाँ पर क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का सवाल है दोस्तों, तो ये PDF मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो आप मैथमेटिक्स के सवाल खुद से कर लेना, क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बाकी के सवाल हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम साइंस के सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, धातुएं अम्लों से क्रिया कर मुक्त करती है, तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या मुक्त करती है, कौन सी गैस मुक्त करती है, तो धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है दोस्तों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है, तो यहाँ पर कठोरतम धातु आपकी कौन सी हो जाएगी, लोहा, सोना, टंगस्टन, प्लेटिनम, तो टंगस्टन हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है, तो किसका वेग यहाँ पर सबसे अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती है। अगला सवाल देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है। परिवर्तन में मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना जो है दोस्तों ये आपका भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों में आता है, तो ये आपका सही दिया गया है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, ये भी आपका सही दिया गया है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, ये भी आपका सही दिया गया है। भौतिक परिवर्तन में आपका भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन जो है दोस्तों ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भौतिक परिवर्तन जो होता है दोस्तों उसमें पदार्थ नहीं बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ नहीं बदलता है, अवस्था बदल सकती है, आकार बदल सकता है, माप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, लेकिन पदार्थ नहीं बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ बदल जाता है, जैसे कि दूध से दही का बनना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पचना, लकड़ी का जलना, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। जबकि चीनी एवं पानी का घोल तैयार करना, मोम का पिघलना, ये किस में आ जाएंगे, आपके भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। और मोम का जो जलना होता है दोस्तों, मोम का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये आपके उत्क्रमणीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये आपके अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर
उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे दोस्तों तो धारा का मान जो है वो तो समान रहेगा, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी के बर्तन में जब हम छड़ डुबाते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसकी वजह से, तो अपवर्तन की वजह से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, अजोला हो जाएगा। ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक आपका दोस्तों न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और न्यूटन को अगर आप ऐसे लिखोगे दोस्तों तो कैसे लिखोगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ इजिकल टू क्या होता है आपका, एम ए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। आगे देखिए, कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी आपका जूल होता है, और जूल को अगर आप लिखना चाहोगे तो न्यूटन इंटू मीटर में लिख सकते हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो कौन सी यहाँ पर मूल भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि आपकी विद्युत धारा हो जाएगी दोस्तों। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल भौतिक राशि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक के अवयव आपके कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान किनका अध्ययन करता है, तो जीवित और मृत जानवरों का ये अध्ययन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जनक कौन हो जाएंगे, आपके अरस्तु हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए, तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव आपके कौन बनाए गए थे, सुधांशु पंत बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। और ये किसकी जगह बनाए गए थे, उषा शर्मा की जगह बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2023 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। राजस्थान ने कुल 10 पदक जीते। राजस्थान ने 6 रजत और 4 कांस्य जीते। इसका आयोजन कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ। तो ये तीनों कथन आपके सही है दोस्तों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया, तो ये सवाल आपका पूछा जाएगा दोस्तों। इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू किया गया, तो ये सी अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा निलंबित किया गया, यह आपका करंट का सवाल है दोस्तों। बाबूलाल कटारा को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया गया राज्यपाल के द्वारा, यह आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट का सवाल है। तो अनुच्छेद 317 के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 317 में भी आपसे पूछा जाए तो 317(2), यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया गया, तो दोस्तों छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया गया, तो ये आपका नीमच माता रोपवे उदयपुर में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया गया, नीमच माता रोपवे उदयपुर में किया गया है, और ये आपका छठवां रोपवे है। और अगर आपसे पहला रोपवे पूछा जाए तो सुंदा माता जालोर हो जाएगा, जो कि आपका 2006 में बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे आपका उदयपुर में होगा, सावित्री माता पुष्कर में हो जाएगा, सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर जो है ये आपका जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चोमू जयपुर में स्थित है। खोले के हनुमान जी मंदिर आपके जयपुर में हो जाएंगे, यहाँ पर भी रोपवे बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारत के साथ यूएसए, फ्रांस समेत 22 ताकतवर देशों का युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित हो चुका है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये जोधपुर में आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में निम्न में से कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है, तो कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है दोस्तों लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में। एक तो आपका क्रिकेट हो जाएगा, एक आपका बेसबॉल हो जाएगा, एक आपका सॉफ्टबॉल हो जाएगा, इसके अलावा लेक्रोस, सिक्वेस और आपका फ्लैग फुटबॉल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ABCDEF, ये खेल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहाँ स्थित है,
तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना कहलाता है। तो बछड़े को जब माँ से अलग रखकर पालते हैं तो उसे कलिंग कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और जब साथ में पाला जाता है उसे सकलिंग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है। तो थनैला रोग आपका किसके द्वारा फैलता है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका जीवाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए दोस्तों, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, ये चोखला को कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, पशुओं की आयु गणना की जाती है। तो पशुओं की आयु गणना किस आधार पर की जाती है, तो ये दांत संख्या के द्वारा की जाती है दोस्तों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाय के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन दिया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूध को थन में बनाए रखने वाला हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा, तो एपिनेफ्रीन हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दूध का क्षरण करता है। और दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया लैक्टोजेनेसिस कहलाती है। वह दुग्ध काल का प्रबंधन गैलेक्टोपोइसिस कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम मानव द्वारा पशु पालने का उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा जो पशु पाले गए थे वो भोजन प्राप्ति के लिए पाले गए थे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मकर संक्रांति 2024 पर किस गाय की नस्ल को पीएम नरेंद्र मोदी ने चारा खिलाया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस गाय की नस्ल को चारा खिलाया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका पूछा जाएगा। तो ये पुंगनूर, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये आपकी पुंगनूर हो जाएगी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है। तो दुग्ध ज्वर जो होता है दोस्तों ये आपका किसकी कमी के कारण होता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये यूपी से होता है। और दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। और तीसरा मध्य प्रदेश का है। तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। अगला सवाल देखिए, मुर्गी में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है। तो मुर्गी में जब अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में वो सर्वाधिक समय बिताता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये मेग्नम में सर्वाधिक समय बिताता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय गाय में यौवनावस्था आती है। तो भारतीय गाय में यौवनावस्था जो है ये कब आती है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपकी 24 माह में आती है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जाता है। तो उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जाता है तो ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राचीन काल में खेल उपयोगी मुर्गी की नस्ल है। तो खेल उपयोगी मुर्गी की नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी असील हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, घावों के उपचार में काम आता है। तो घावों के उपचार में क्या काम आता है दोस्तों, एंटीसेप्टिक काम आता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गाय को प्रति 3 kg दुग्ध पर दाना देना चाहिए। तो 3 किलोग्राम दुग्ध पर कितना दाना देना चाहिए दोस्तों, तो ये आपका 1 किलो देना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भैंस को 2.5 किलोग्राम पर 1 किग्रा दाना देना चाहिए। और सामान्य कार्य करने वाले बैल को 1 से 1.5 किलोग्राम, मध्यम कार्य करने वाले बैल को 2 से 2.5 किलोग्राम और भारी कार्य करने वाले बैल को 3 से 4 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भेड़ में प्रसव क्रिया कहलाती है। तो भेड़ में प्रसव क्रिया आपकी क्या कहलाती है, तो ये लैम्बिंग कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भैंस से गर्भावधि काल होता है। तो भैंस में गर्भावधि काल कितना होता है दोस्तों, तो भैंस में गर्भावधि काल आपका 310 दिन का होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे दोस्तों गाय का पूछा जाए तो गाय का लगभग 280 दिन 282 दिन होता है, भेड़ का 145 दिन होता है, बकरी का 151 दिन होता है और ऊँट का 390 से 410 दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तेजक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपके एल्कोहल को दोस्तों उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 125,
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपकी 1962 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? अविकानगर टोंक में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए भेड़ शिक्षण संस्थान आपका कहाँ पर है, तो वो आपका जयपुर में है। ये मैंने आपको कल बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साधारण घी का साबुनीकरण मान कितना होता है? तो साधारण घी का साबुनीकरण मान कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 126 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये 220 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नर ऊँट किस उम्र में प्रजनन हेतु परिपक्व होता है? तो नर ऊँट किस उम्र में प्रजनन हेतु परिपक्व होता है? ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खीस का आपेक्षिक घनत्व होता है। तो खीस जो होता है दोस्तों, इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 1.04 से लेकर 1.08 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो रामदेव पशु मेला आपका नागौर में लगता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ठीक है, और रामदेव पशु मेले के प्रणेता आपके कौन हो जाएंगे? उमेश सिंह हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, साहिवाल गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? तो साहिवाल गाय जो होती है, इसके दूध में लैक्टोज का परसेंटेज कितना होता है? तो ये 5.04% होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 5.04%। गादी क्रीम में वसा कितनी होती है? तो गादी क्रीम में वसा कितनी होती है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? गादी क्रीम में वसा कितनी होती है? तो गादी क्रीम में आपकी 45% वसा होती है दोस्तों। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अंडे से चूजा बनने में कितना समय लगता है? तो अंडे से चूजा बनने में आपका कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। अंडे से चूजा बनने में आपका 21 दिन का समय लगता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राज्य में टेट्रापैक संयंत्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। अगला सवाल देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक आपका किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये स्वामीनाथन को कहा जाता है। दुग्ध उतारने में उपयोगी हार्मोन कौन सा है? तो दुग्ध उतारने में उपयोगी हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान कितना होता है? तो जो दोस्तों आर्टिफिशियल योनि होती है, इसका आंतरिक तापमान कितना होता है? 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जुगाली करने वाले पशुओं को कौन सा उर्वरक खिला सकते हैं? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जुगाली करने वाले पशुओं को कौन सा उर्वरक खिला सकते हैं? तो यूरिया खिला सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्रीम पृथक्करण में दुग्ध का उपयुक्त तापमान होता है। तो क्रीम के पृथक्करण में दुग्ध का उपयुक्त तापमान कितना होता है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रीम जो है दोस्तों, ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। पतली क्रीम, टेबल क्रीम 18 से 25% वसा होती है। मध्यम क्रीम व्हिपिंग क्रीम कहा जाता है, 25 से 45% वसा होती है। गाढ़ी क्रीम प्लास्टिक होती है, 45% से ज़्यादा वसा होती है। अगला सवाल देखिए, वीर्य में शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो वीर्य में शुक्राणु जो होते हैं, उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो आपका करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक भेजी जाती है। तो संदेश को स्रोत से रिसीवर तक भेजा जाता है, यह आपका संचार हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, भेड़ की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो भेड़ में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपकी 54 होती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे बकरी की पूछी जाए तो बकरी में कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। अगर आपसे दोस्तों घोड़े का पूछा जाए, घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी कितनी होती है? 64 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे दोस्तों सूअर में पूछी जाए, सूअर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 38 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि आपकी कौन सी हो जाएगी? पूर्ण हस्त दोहन विधि। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूध दोहन की 2 विधियाँ हैं, एक तो आपकी चुटकी विधि है जिसे एडिपिंग के नाम से जाना जाता है, और हाथ द्वारा 3 विधियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे दूध दोहन की 2 विधियाँ हैं, हाथ द्वारा 3 विधियाँ हैं। चुटकी विधि एडिपिंग छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी है। अंगूठा विधि इसे नकलिंग भी कहते हैं, और ये सबसे खराब है दोस्तों। और पूर्ण हस्त विधि सर्वोत्तम विधि है।
तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में वास्तविक पेट किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, वास्तविक पेट किसे कहा जाता है? तो ये एबोमेजम को कहा जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में वास्तविक पेट एबोमेजम को कहा जाता है। मूत्र का सामान्य पीला रंग का कारण है, तो मूत्र का पीला रंग का कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? बिलीरुबिन हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया रोग किस कारण होता है? तो रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया रोग आपका किस कारण होता है? तो ये आपका दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहते हैं? तो कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सिंपल सा सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, गाय के घी का पोलेसंकी मान कितना होता है? तो गाय के घी में पोलेसंकी मान कितना होता है ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1.5 से लेके 2.5, ये आपको ध्यान रखना है। पोलेसंकी मान 1.5 से लेके 2.5 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना क्या कहलाता है? तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका कलिंग कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 150 सवाल हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस 2-4 सवाल ऐसे भी आएंगे आपके एग्जाम में जो कि आउट ऑफ सिलेबस होंगे, और कथन से रिलेटेड सवाल भी आपको दिए जाएंगे वहाँ पर एग्जाम में। 2-4 सवाल ऐसे आएंगे जिनमें कथन को लेकर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है RSM SSB का जो पैटर्न है दोस्तों वो थोड़ा सा टफ रहा है, वो कथन को लेकर ज़्यादा सवाल पूछते हैं। आपने देखा होगा सेट के एग्जाम में भी कथन को लेकर 4-5 सवाल पूछे गए थे, तो 4-5 सवाल तो आपके कथन को लेकर आएंगे, पक्का है, 100% आएंगे। ठीक है, और इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो वो आपको गलत नहीं करने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज हमने रिकॉर्डेड क्लास डाली है। रिकॉर्डेड क्लास क्यों डाली है दोस्तों? क्योंकि इसमें आपका समय बचेगा, और अभी आपके पास इतना समय नहीं है, तो इसलिए आपका समय बचाने के लिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए डाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।